हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन फॉर ऑल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपका सीटेट का एग्ज़ाम 20 से 25 दिसंबर से स्टार्ट होने वाले हैं और आपका एडमिट कार्ड 20 तारीख तक लगभग आ जाएगा। तो आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले, जिस सब्जेक्ट को डिस्कस करने वाले हैं, ईवीएस के सेक्शन हमने जो थियरी सेक्शन रहता है वो लगभग कंप्लीट कर लिया है और आज हम इसका एक प्रैक्टिस सेट लगाने वाले, मतलब ये पीवाईक्यू और कुछ नए क्वेश्चन बनाए एनसीईआरटी से उठा के, तो ये मिक्स है उसका। ठीक है, आज हम यही डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आपके पास टाइम कम है तो इस टाइम आप जितना पढ़ सकें, जितने कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें, आपके लिए वही बेनिफिशियल होगा। तो आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 5 में पाठ किसके जंगल पर चर्चा करने के लिए अध्यापिका ने सूर्यमणि के सच्चे किस्से को सुनाया, जिसमें उसने एक केंद्र तोरांग की स्थापना की थी जो कि देखता था। मतलब तोरांग, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि तोरांग कुड़ुक लैंग्वेज में तोरांग को क्या बोलते हैं। जंगल को कुड़ुक लैंग्वेज में तोरांग बोलते हैं। आप ये छोटा सा पॉइंट याद रखना, हो सकता है इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि कुड़ुक एक लैंग्वेज है जिसमें जंगल को तोरांग बोला जाता है। और यहाँ पे जो सही क्वेश्चन ऑप्शन हो जाएगा आपका, ज़मीन और जीविका की समस्याएं ए, एंड कुड़ुक संस्कृति की समस्याएं डी। ए ओ डी सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ओके, निम्नलिखित में से किससे सहयोग भावना से कार्य करने का अभिप्राय सीखा जा सकता है। परिवार, खेल और परिवार, परिवार, समाज और खेल। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि मतलब सही एक टीम वर्क की जो भावना है वो आपको फैमिली से मिलती है, सोसाइटी में भी आप मतलब टीम में ही कार्य करते हो, सहयोग की भावना डेवलप होती है। और स्पोर्ट्स में भी खेलते हुए भी आप देखते होगे एक मतलब अच्छा माहौल सा बनता है कि मतलब बच्चे आपस में सहयोग की भावना से खेलते हैं। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक कीट नहीं है। चींटियाँ, चींटियाँ तो सामाजिक कीट हैं, क्योंकि आपने देखा होगा चींटियाँ एक के पीछे एक चलती है ना वो लाइन सी में। तो आप ये ऐसे भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि चींटियाँ कैसे फॉलो करती हैं दूसरी चींटी को पीछे से। तो चींटी ना एक स्मेल सी छोड़ती जाती है, जिसको फॉलो करते हुए दूसरी चींटी उसको मतलब उसको फॉलो करती है। ओके, तो मतलब चींटी स्मेल छोड़ती है, उस स्मेल को मतलब सूंघते हुए दूसरी चींटी उसको फॉलो करती है। तो इस तरीके से भी चींटी से क्वेश्चन बन जाता है। तो ये तो सामाजिक है, क्योंकि चींटियाँ ग्रुप में रहती हैं। दीमक भी ग्रुप में रहता है, क्योंकि आपने देखा होगा दीमक मतलब एक जगह को बहुत सारी रहती है ना, तो वो सामाजिक है। और भृंग एक ऐसा जीव है जो ग्रुप में नहीं रहता, जो सामाजिक नहीं है। यहाँ पे भृंग आपने देखा होगा ना, ये अलग अलग रहता है और ये मतलब अगर काट ले तो काफ़ी दर्द भी होगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हनी बी भी देखा होगा, मधुमक्खी छत्ते में रहती हैं, काफ़ी मधुमक्खी होती हैं, तो ये तो सोशल है। तो यहाँ पे भृंग बीटल सही ऑप्शन हो जाएगा। वलसाड शहर हैदराबाद शहर तेलंगाना राज्य के सापेक्ष किस दिशा में है। मतलब मैप को ना आप अच्छे से सॉल्व करके जाएं, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन आपको ईवीएस में मैप से ज़रूर मिलेंगे। आप चाहें तो मैप को एक दीवार पर लगा लीजिए, या अगर आप एक हाउसवाइफ हैं तो आप किचन में मोस्टली आपका वक्त लगता होगा, क्योंकि आप एक किचन में की दीवार पे भी लगा लीजिए मैप। आप मतलब इधर से जाते हुए मतलब उस पर एक नज़र डेली ज़रूर डालें। और किस राज्य के ईस्ट में मतलब कौन सा राज्य पड़ता है, वेस्ट में कौन सा है, या नॉर्थ साउथ, इस तरीके से। या तो यूपी में, मतलब अगर मैं यूपी की बात करूँ तो यूपी के ईस्ट में कौन सा राज्य पड़ता है, या यूपी के वेस्ट में कौन सा राज्य पड़ता है, या यूपी की सीमाएं कितने राज्यों से मिलती हैं। इस तरीके से मतलब क्वेश्चन बनते हैं मैप से। तो आपके लिए अच्छा है कि आप एक मैप मंगाएं और उसको दीवार पे लगा लें। ओके, तो वलसाड शहर है गुजरात में। ये आपका चैप्टर है एनसीईआरटी में, अगर आपने पढ़ा हो तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। वलसाड शहर जहाँ पे ट्रेन से रिलेटेड है ना, पूरा एक चैप्टर है। तो मतलब वलसाड आप यहाँ पे मान लीजिए, ये तटीय राज्य है ना गुजरात, तो यहाँ पे मान लीजिए गुजरात है। और हैदराबाद तेलंगाना में है, तो यहाँ पे दक्षिण में ये तेलंगाना हो जाएगा। तो ये कौन सा डायरेक्शन बनता है, ऐसे। मेनली तो 4 डायरेक्शन है ना, ऐसे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, और यहाँ पे कौन सा डायरेक्शन बन रहा है इसे, तो ये है नॉर्थ वेस्ट। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आप ऐसे मतलब मैप को अच्छे से सॉल्व करके जाएं, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाएगी यूट्यूब पे। आप सर्च करें टॉपिक वाइज, आप जितने भी टॉपिक्स हैं, क्योंकि सिलेबस गिवन है सीटेट में, आप उसको टॉपिक वाइज यूट्यूब से सर्च कर लीजिए। काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको यूट्यूब से, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम दिया था ना, तो मुझे काफ़ी हेल्प हुई थी और मैंने मतलब ऐसे ही तैयारी की थी।
तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आप मैप में भी देख लें कि यहाँ पे तो है, ये तो तेलंगाना हैदराबाद हो गया यहाँ पे, और हमारे से क्या पूछा गया था कि वलसाड़ कहाँ है, वलसाड़ यहाँ है गुजरात में, यहाँ से चलती है ट्रेन। तो ये कौन सा डायरेक्शन पड़ता है, मतलब यहाँ से आप जाओगे तो पहले नॉर्थ में जाओगे, फिर इधर वेस्ट में, तो नॉर्थ वेस्ट। ओके, तो इस तरीके से मैप ना आप अपने घर में ज़रूर ला के लगाएं, इससे बहुत बेनिफिट आपको देख लेना। आप जब एग्ज़ाम दोगे ना, आपको 1 से 2 क्वेश्चन मैप से ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा अबू धाबी में प्रचलित है? अबू धाबी में मतलब कौन सी मुद्रा चलती है? अबू धाबी। डॉलर तो यूएसए में चलता है ना, और रुपया इंडिया में चलता है। दिरहम चलता है अबू धाबी में, यूएई में, ठीक है। टका कहाँ चलता है? बांग्लादेश में, बांग्लादेश में चलता है टका। ओके, दिरहम यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यूएई में चलता है दिरहम। ये आप यहाँ पे इसका फ़ोटो देख सकते हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ द यूनाइटेड अरब अमीरात्स। ये 50 दिरहम्स हैं वहाँ के, ये वहाँ के बादशाह हैं। चेराव नृत्य में व्यक्ति बांस की डंडियों को पकड़कर युग्मों में एक दूसरे के आमने सामने ज़मीन पर बैठते हैं। जैसे ही ढोल बजता है, बांस को ज़मीन पर पीटा जाता है। नर्तक बांस की डंडियों के अंदर और बाहर पैर रखते हैं, कूदते हैं और ताल पर नाचते हैं। मतलब डांस होता है किसके सहारे? बांस की डंडियों से। कहाँ पे डांस होता है, हमारे से ये पूछा गया है। चेराव डांस। चेराव डांस ना एक मतलब आपसे आप देख लेना आपके पेपर में, मतलब ये आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चेराव कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे मिजोरम में होता है ये डांस, मिजोरम। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर मतलब बांस से रिलेटेड, जैसा आप ये कंफ्यूज मत होना कि बांस से रिलेटेड तो असम में भी होता है। असम में बांस के डंडों पर घर बनाए जाते हैं 3 से 3.5 फुट की दूरी, मतलब 3.5 फीट की दूरी पर ज़मीन से उठा के, मतलब क्योंकि वहाँ ना बहुत ज़्यादा बारिश होती है, इसलिए बांस के डंडों पर असम में घर बनाए जाते हैं। लेकिन बांस के डंडों से डांस कहाँ होता है? मिज़ोरम में होता है। ओके, चिराव मिज़ोरम अच्छे से याद रखना, हो सकता है आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल जाए, ठीक है। ये देख लेना, यहाँ पे ये हो रहा है चिराव डांस। ऐसे बांस के डंडे बिछाए जाते हैं और इन पर डांस होता है, इसे बोलते हैं चिराव, और ये होता है मिज़ोरम में। छत पर वर्षा के पानी का संरक्षण करके भूमजल को पुनः आवेशित किया जाता है। इस पारंपरिक विधि का उपयोग निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? मतलब छत पर पानी को इकट्ठा किया जाता है, रेन वाटर को, फ्रॉम द रूफ टॉप वॉज कंजर्व्ड एंड यूज्ड फॉर रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर। दिस ट्रेडिशनल मेथड वॉज यूज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो ये होता है राजस्थान में, ठीक है, क्योंकि वहाँ इतना पानी भी नहीं है, पानी की दिक्कत है, तो बारिश के पानी को स्टोर करके वापस से उसे रिचार्ज करते हैं, ठीक है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से होकर बहती है? हमारे से पूछा क्या गया कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से होकर बहती है? असम, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और असम। अरुणाचल प्रदेश और असम से होकर बहती है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। भावी पीढ़ी के समाजीकरण में परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस परिस्थिति में परिवार माध्यम है। हमारे से क्या पूछा है? समाजीकरण में परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका है, बिल्कुल सही बात है, और इस परिस्थिति में परिवार माध्यम है। प्राथमिक समाजीकरण का प्राइमरी एजेंसी है फैमिली, ठीक है, प्राइमरी सोशलाइजेशन की। और सेकेंडरी कौन है? सेकेंडरी एजेंसी है स्कूल। ओके, अगर प्राइमरी पूछे तो फैमिली एंड सेकेंडरी पूछे तो स्कूल। वातावरण को बचाने की आवश्यकता के लिए हुए कई आंदोलनों को समर्थन मिला है। निम्नलिखित में से किसने 1970 के चिपको आंदोलन में निर्णायक भूमिका निभाई है? तो ये थे सुंदरलाल बहुगुणा। ये आपके चैप्टर है, एनसीईआरटी में गिवन है। मतलब इस पेड़ से लिपट के इन्होंने एक मतलब आंदोलन चलाया था और काफ़ी मेहनत की थी इन्होंने पेड़ों को बचाने के लिए। सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन कब हुआ था? 1970
70 में। ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं, आप बस ये याद रख लें। चिपको आंदोलन कब हुआ था? 1970 में। और किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? सुंदरलाल बहुगुणा ने। और इनके साथ कौन थी? गोरा देवी। मतलब कई थे ये, पर मैन जो थे वो सुंदरलाल बहुगुणा थे, पर गोरा देवी भी थी, वो भी कहीं, मतलब आपसे अगर सुंदरलाल बहुगुणा ना हो तो गोरा देवी वहाँ पे कर देना, ठीक है। ऑप्शन सही। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में बड़े बांधों के निर्माण के कारण स्थानीय व्यक्तियों को अपने प्राकृतिक आवास को छोड़ना पड़ा। इस प्रकार की गतिविधि को क्या कहते हैं? मतलब महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में बड़े बांधों के निर्माण के कारण स्थानीय व्यक्तियों को अपने प्राकृतिक आवास को छोड़ना पड़ा। अपने प्राकृतिक आवास को छोड़ना पड़ा, तो इस प्रकार की गतिविधि को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। ओके, डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। हमें पके हुए भोजन को खुला या बिना फ्रिज में रखे लंबी अवधि के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कारक पके हुए भोजन को बेकार करने के लिए जिम्मेदार है? कीट, विषाणु, फफूंद या जीवाणु? बैक्टीरिया है, तो सबको बच्चे बच्चे को पता होगा बैक्टीरिया, ठीक है। प्रत्येक भोज्य पदार्थ के पैकेट पर उसे पैक बंद करने की तिथि दी जाती है, क्योंकि प्रत्येक भोज्य पदार्थ की अपनी शेल्फ आयु होती है। भोज्य पदार्थ के प्रक्रमण और पैकिंग की अवधि में कई परिरक्षकों का उपयोग किया जाता है। कुछ निश्चित समय के पश्चात इसमें रोगाणु उत्पन्न हो सकते हैं। बिल्कुल सही, जो इसको ख़राब कर देंगे। हमें उन भोज्य पदार्थों का उपयोग नहीं करना चाहिए जिन पर लिखा हुआ समय समाप्त हो चुका है। बिल्कुल सही। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए, बी, सी, डी, यानी कि तीनों ही ऑप्शन सही हैं। मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए कई विधियां प्रस्तावित की जाती हैं। निम्नलिखित में से वह विधि ज्ञात कीजिए जो कि मच्छरों के प्रजनन को नहीं रोकती है। मतलब ये नहीं है ना, आप इसको अंडरलाइन करें। मतलब ये आपका क्वेश्चन, अगर आपने ध्यान से क्वेश्चन नहीं पढ़ा तो आपका आंसर गलत होने के चांसेस 90% होते हैं, ठीक है। पहले आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना, ठीक है, नॉर्मल माइंड से, ठंडे दिमाग से पढ़ना और फिर उसका आंसर पढ़ना, ठीक है। जल्दी में तो बहुत गलती हो जाती है। वहाँ तो वैसे भी ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा आपका, जो टिक टिक घड़ी में टाइम चल रहा होगा ना आपका माइंड डिस्टर्ब कर देगा वो, इसलिए अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएं। और ईवीएस का सेक्शन ऐसा रहता है, आप इसको मतलब सुन भी लोगे ना, तब भी आपका ईवीएस के जो 30 नंबर हैं फर्स्ट पेपर में, वो आसानी से कवर हो जाएंगे सिर्फ सुनने से, क्योंकि मैथ तो है नहीं आप बैठ के पेन पेंसिल लेके आप सॉल्व करने बैठ जाओ। इसे आप जस्ट सुन लोगे तब भी आपके 30 नंबर आ जाएंगे सीटेट में, मतलब आसानी से आप गेन कर सकते हो। 30 में से 25 तो कहीं भी नहीं गए, ठीक है। बस आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और पेपर को कूल माइंड के साथ अटैम्प्ट करना है। कोई जल्दी हड़बड़ाहट नहीं, मतलब आप जितना पढ़ लिया है आपने एग्ज़ाम सेंटर में एंटर होने से पहले, आप बिल्कुल कूल हो जाओ। फिर ऐसा नहीं कि हाँ मैं कर नहीं पाऊँगा या ऐसे कैसे, बस जो है मतलब आज है और आज मतलब मैं बेहतर कर सकता हूँ, ये एक पॉजिटिव सोच के साथ आपको एग्ज़ाम हॉल में जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जो मतलब प्रजनन को नहीं रोकती है। कूलर के पानी को सप्ताह में कम से कम 2 बार बदलें, ये तो ठीक बात है। तालाब और पानी इकट्ठा होने वाले स्थानों में मछली डालें जो कि मच्छरों के लार्वा को खा लें। मच्छरदानी का प्रयोग करें, यूज़ ऑफ मस्कीटो नेट्स। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दस्त के रोगियों को चिकित्सक परामर्श देते हैं वे अधिक मात्रा में उबाल कर ठंडा किया हुआ पानी जिसमें चुटकी भर नमक व थोड़ी सी चीनी मिला हो पिएं, क्योंकि केवल चीनी वाला पानी आंत नहीं सोख सकती है। चीनी और पानी वाला सम्मिश्रण सरलता से सोखा जा सकता है। उबालने पर पानी जीवाणु रहित हो जाता है। हाँ, तो सी ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। तो मतलब सब जानते हैं, बच्चे को पता होगा, उबालने से जीवाणु रहित हो जाता है पानी। और चीनी और पानी वाला सम्मिश्रण सरलता से सोखा जा सकता है, ये भी ठीक है। और केवल चीनी वाला पानी आंत नहीं सोख सकती, ये आपका यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इसको आप एक बार चेक भी कर लेना, थोड़ा इसमें शायद कहीं डाउट हो कहीं ना कहीं, तो आप इसको खुद से भी देख लेना। कक्षा 3 में हमारा भोजन नामक अध्याय को पढ़ाते समय शिक्षक जोसेफ विद्यार्थियों से आपस में चर्चा करने को कहते हैं कि उन्होंने कल क्या खाया था। इस चर्चा का क्या उद्देश्य है? अपने साथियों से साझा करना कि उन्होंने क्या खाया, भोजन की विविधता के पहलुओं को साझा करना।
बिल्कुल सही। शेयरिंग एस्पेक्ट्स ऑन फूड डाइवर्सिटी, मतलब अलग अलग जगह के बच्चे होंगे, अलग अलग उन्होंने चीज़ें खाई होंगी, फिर वह डिस्कस करेंगे, अच्छा ये कैसे बनता है, मतलब ये कैसे तुमने ये खाया। इसलिए मतलब इससे भोजन की विविधता के पहलुओं को साझा किया जा सकता है इस तरीके से, मतलब अलग अलग जगह के, जैसे फूड एक थीम है ना आपके पेपर में, फूड शेल्टर इस तरीके से 6 थीम है, तो मतलब ये फूड से रिलेटेड है। अलग अलग जगह पे कैसे कैसे खाना खाया जाता है, जैसा कि ढोकला कहाँ का फूड है, या भारत की कौन सी मिठाई है, जैसे जलेबी, नेशनल स्वीट जलेबी, इस तरीके से मतलब कहाँ क्या खाया जाता है, इस तरीके से विविधता को दर्शाया जा सकता है इसे। ठीक है। कक्षा 4 5वां अध्याय अनीता एवं मधुमक्खियाँ में अनीता खुशवाहा नाम की एक लड़की की सच्ची कहानी है, जिसमें उसका वर्णन एक बालिका सितारा के रूप में उजागर किया गया है। इस प्रकार की पहल का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य क्या है? मतलब कक्षा 4 की आपने एनसीईआरटी तो पढ़ी होगी, आपको चैप्टर के नाम भी पता होने भी चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी आपको अच्छे से पढ़नी चाहिए। अगर आपने नहीं पढ़ी तो आप किसी मतलब सर्च कर लीजिए कि कंप्लीट ईवीएस इन वन वीडियो, इस तरीके से करके, मतलब आपको जहाँ से ही लगे कि हाँ ये ऑथेंटिक है, ये सही इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है, तो आप उस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए और फिर उसको मल्टीपल टाइम सुनिए। ईवीएस की एनसीईआरटी ना सिर्फ आप सुन भी लोगे, ज़रूरी नहीं आप बुक उठा के पढ़ो, या मतलब अगर आपको कोई मतलब चैनल ऐसा लगता है या वीडियो कि हाँ ये सही बता रहा है, तो आप वहाँ से उस वीडियो को उठा लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, उसे फिर मल्टीपल टाइम सुनिए। सिर्फ सुनने से आपके 30 नंबर कवर हो जाएंगे ईवीएस के, एनसीईआरटी कवर हो जाएगी सिर्फ सुनने से। अगर आप एक हाउस वाइफ हैं तो आप किचन में मतलब अगर काम कर रही हैं तो आप ब्लूटूथ के मतलब लीड लगा के आप कान में सुन सकते हैं, या लाउडली भी सुन सकते हैं अगर फैमिली प्रॉब्लम नहीं है तो। मैं अपनी बताऊं तो मैं तो लीड लगा के ऐसे ही सुनती थी, और मतलब ज़्यादातर टाइम मैं सुनती रहती थी ईवीएस हिंदी, इस तरीके से। इंग्लिश को तो बैठ के पढ़ना पड़ता था, हिंदी ईवीएस और इस तरीके के जो सब्जेक्ट हैं पेडागोजी स्पेशल, मैंने सुन के ही अपना माइंड मतलब एक माहौल सा बन जाता है अगर आप सुनते रहते हो। ठीक है, तो सुनने की भी हैबिट बनाइए। और ईवीएस तो मैं श्योरली कह सकती हूँ कि आपको सिर्फ सुनने से भी कवर हो जाएगी। एनसीईआरटी की आप बुक इकट्ठी करते फिरो, या मतलब 3rd to 5th की एनसीईआरटी आती है ना, आप उन्हें पढ़ो बुक्स इकट्ठे करके, तो मुझे नहीं लगता कहीं ना कहीं मतलब बेनिफिशियल तो है, लेकिन इतना नहीं, टाइम गेनिंग ज़्यादा है। ठीक है, तो आप कोई सही सी वीडियो आपको ऐसे लगे जिसमें मतलब कंप्लीट ईवीएस कराया हुआ है, तो आप वो डाउनलोड करके उसे मल्टीपल टाइम सुन लीजिए, उससे आपके 30 नंबर कवर हो जाएंगे। तो हमारे से यहाँ इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कक्षा 4 में 5वां अध्याय अनीता एवं मधुमक्खियों से रिलेटेड है वो, तो उसमें इस प्रकार की पहल का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य क्या है? तो हमारे यहाँ पे यह दर्शाना कि नारी शक्ति बालिका शक्ति किस प्रकार गतिशील है और समानता एवं सशक्तिकरण को प्रदर्शित करती है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है यहाँ पे। कक्षा 4 के अध्याय दुनिया मेरे घर में नामक कहानी अक्षय के बारे में है। ये भी मतलब क्लास 4 से ही है, और उसमें चैप्टर है दुनिया मेरे घर में। ठीक है, नामक कहानी अक्षय के बारे में है। अक्षय को उसका पात्र है जो बताता है कि कैसे उसकी दादी उसे अनिल के घर कुछ भी खाने या पीने के लिए मना करती है। इस कहानी में बच्चों को कौन सी महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है? हमारे समाज में समानता और सामंजस्य का अस्तित्व, जाति भेदभाव एवं अस्पृश्यता का अस्तित्व। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है आपका चैप्टर। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड अनटचेबिलिटी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ईवीएस में सहपाठी आकलन को परिभाषित करता है? यह शिक्षा एवं ज्ञानवर्धन पर विद्यार्थी के स्वयं के आकलन पर केंद्रित करता है। सहपाठी आकलन मतलब पीयर असेसमेंट की बात हम यहाँ पे पूछी जा रही है। पीयर असेसमेंट, ग्रुप असेसमेंट, इस तरीके से मतलब सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है। विद्यार्थियों पर केंद्रित होता है जब वो दूसरे विद्यार्थियों का आकलन जोड़ों में या समूह में कर रहे हों। मतलब पीयर असेसमेंट में पीयर ही मतलब आपका क्लास सहपाठी ही आपको असिस्ट करता है।
ठीक है। टीचर असिस्ट आपको असिस्ट नहीं करते, आपका पीयर ग्रुप ही आपको असिस्ट करते हैं। पीयर असिस्टमेंट में मैं मतलब टीचर इन्वॉल्व नहीं होते। अगर ग्रुप असेसमेंट की यहाँ बात होती है तो उसमें टीचर और ग्रुप बच्चे सब इन्वॉल्व होते हैं, बट पीयर असेसमेंट में सिर्फ पीयर ग्रुप ही होते हैं, आपके सहपाठी ही होते हैं, उसमें टीचर इन्वॉल्व नहीं होते। ये छोटा सा पॉइंट है, आप याद रखें। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कक्षा 3 के अध्याय हम चीज़ें कैसे बनाते हैं में दीपावली की कहानी किस पर केंद्रित है। मतलब कक्षा 3 का में चैप्टर है हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, उसमें दीपावली की जो कहानी है वो किस पॉइंट पर केंद्रित है, किस मतलब शारीरिक श्रम की मर्यादा की अवधारणा, समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक वेतन की अवधारणा, घरेलू कामकाज में लिंग संबंधी भेदभाव की अवधारणा। बिल्कुल सही सी ऑप्शन। आपने अगर चैप्टर पढ़ा भी होगा तो आपको पता होगा ही। द कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर बाइस इन हाउस होल्ड वर्क, जेंडर बाइस, जेंडर स्टीरियोटाइप, ठीक है। इस तरीके से कुछ वर्ड्स हैं, ये आपको मतलब स्टीरियोटाइप, ये आपको मतलब अच्छे से समझ में आने चाहिए। मौखिक इतिहास समाज के विशिष्ट समूहों के अनुभवों का समन्वय करने का महत्वपूर्ण साधन है। मौखिक इतिहास समाज के विशिष्ट समूहों के अनुभवों का समन्वय करने का महत्वपूर्ण साधन है। इस संदर्भ में इंगित कीजिए कि कौन सा कथन इसके उपयोग को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है। किसके? मौखिक इतिहास के। ठीक, यहाँ पे शिक्षक छात्रों को भारत की स्वतंत्रता से संबंधित ऐतिहासिक तथ्यों को मौखिक रूप से याद करने को कहते हैं। सिर्फ याद करने को नहीं कहना, ठीक है। आखिरी मतलब बच्चे उसको याद करने से क्या होगा। शिक्षक छात्रों से भारत के इतिहास का मौखिक प्रस्तुतिकरण करने को कहते हैं। शिक्षक अपने छात्रों से उनके दादा दादी नाना नानी के स्वतंत्रता संग्राम के अनुभवों को एकत्र करने को कहते हैं। बिल्कुल सही, क्योंकि ईवीएस में मतलब लाइफ, बच्चे की लाइफ को उसके नॉर्मल लाइफ से मतलब कनेक्ट करना है, यानी किताब इनसे दूर लेके जाना है, रोट लर्निंग से। ओके, रियल अनुभव देने हैं ना बच्चों को। अब इसी पे एनपी भी मतलब इस एनपी में भी यही गिवन है। तो स्थान विशेष को समझने के लिए बच्चों को मानचित्र बनाने की कला का ज्ञान आवश्यक है। प्रस्तुत वाक्यों में से कौन सा मानचित्र के बारे में सही है? मानचित्र सदैव यह मानकर बनाया जाता है कि व्यक्ति किसी स्थान को जमीन से देख रहा है। अच्छा, वस्तुओं, दीवारों, सड़कों आदि के लिए हम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। राइट। मानचित्र में उत्तर दिशा सदैव सबसे ऊपर के हाशिए पर होती है। सही। तो यहाँ पे आपका बी ओ डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन सही है यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा साधन जल के अभाव एवं इसका किसी क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा का सर्वोत्तम माध्यम है? पाठ्यपुस्तकें, श्रव्य साधन, विश्वकोश या समाचार पत्र की रिपोर्ट्स, न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। विद्यार्थियों के ईवीएस सीखने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्या पूछा है? जो ऑप्शन सही है। ठीक है, ईवीएस के सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? विद्यार्थी रिक्त पात्र अथवा कोरे कागज की भांति होते हैं जिनको जानकारी व ज्ञान से भरना होता है, जो एक विद्यालय ही दे सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा कोरा कागज कहा है, किसने कहा है? सभी विद्यार्थी एक समान होते हैं तथा सीखते समय उनकी प्रतिक्रिया एक जैसी होती है। नहीं, विद्यार्थी रैखिक रूप से सीखते हैं, अतः नया ज्ञान पिछले ये तथ्यों व जानकारी से ही प्राप्त होता है। नहीं, विद्यार्थी के सीखने का तरीका स्पाइरल होता है। प्रत्येक बच्चा अद्वितीय होता है। बिल्कुल सही। वह परिस्थितियों से सीखना में प्रतिक्रिया अपने ढंग से देता है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि सभी पॉजिटिव हैं इसमें पॉइंट। बच्चा कोरा कागज नहीं है। ठीक है, विद्यार्थियों के सीखने का मूल्यांकन करने के लिए फाइल या पोर्टफोलियो एक महत्वपूर्ण उपकरण है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पोर्टफोलियो को सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से परिभाषित करता है? विद्यार्थियों के विषय में जानकारी उनके स्वाभाविक परिवेश में एकत्र होती है। इसका आधार पढ़ाने की क्रिया में शिक्षक का अवलोकन हो सकता है। इनमें से एक निश्चित
इसमें एक निश्चित समय में एकत्र व विश्लेषित किए गए आंकड़े होते हैं। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे है एक निश्चित समय में विद्यार्थी के कार्यों को एकत्र करना, अधिकतर दिन प्रतिदिन के कार्य या विद्यार्थी के सर्वोत्तम कार्य को चुन लेना है। कक्षा में विरोध की परिस्थिति अक्सर उजागर होती है जब कोई छात्र किसी सामाजिक सांस्कृतिक विषय पर चर्चा प्रारंभ करता है, तब एक शिक्षक के रूप में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? तुम मतलब छात्र से कहेंगे कि अपने अनुभव साझा करें और कक्षा में इस विषय पर संबोधन करें। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। एक अध्यापिका की इच्छा है कि उसके छात्रों में वनस्पतियों के बारे में समझ व ज्ञान विकसित हो। इसके लिए उसे निम्न में से क्या करना चाहिए? वह छात्रों से पौधों के नाम कंठस्थ करके कक्षा में बताने को कहे। कंठस्थ है ना, ये रिकॉल, कंठस्थ, मेमोराइज, ये सब नेगेटिव है। कभी भी हमें बच्चे को कुछ भी ये नहीं कहना कि बस इस पोएम को आप मेमोराइज करके ले आओ और आपका काम हो गया। मतलब छात्रों से कहें कि वह विभिन्न प्रकार के पौधों के बारे में अपने माता पिता से पूछें। छात्रों को अपने साथ विद्यालय के बगीचे में चलने को कहें तथा वहाँ पर सभी पौधों की पहचान करने को कहें। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा आपका, ठीक है, क्योंकि यही सबसे पॉजिटिव दिख रहा है। कक्षा 3 के छात्रों को संचार के माध्यम विषय पढ़ाते समय फराह अपने छात्रों में अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी नीतियों का उपयोग करेगी? संचार के माध्यम विषय को पढ़ाने के लिए कक्षा 3 में मतलब छात्रों में अन्वेषण को प्रोत्साहित करेगी। मतलब कैसे किस नीति को अपनाएगी फरहा, जो कि टीचर हैं। छात्रों से कहेंगी कि वे संचार के माध्यमों के चित्र एकत्र करें, वे उन्हें वर्गीकृत करें। हाँ, कहीं ना कहीं कह सकते हैं। संचार के माध्यमों पर एक वीडियो दिखाएंगी। सिर्फ वीडियो दिखा देना कहीं ना कहीं पॉजिटिव नहीं लगता। छात्रों से कहेंगी कि वे संचार के माध्यमों पर अपने अनुभव बताएं एवं उन पर चर्चा करें। सही, यहाँ पे आपका ए भी सही है और सी ऑप्शन भी सही है। तो यहाँ पे ए और सी कहाँ पे है? सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ए और सी। कक्षा 3 के अध्याय ऊंची उड़ान, मतलब कक्षा 3 में आपका अध्याय है ऊंची उड़ान। उसमें पक्षियों के विषय पर चर्चा करते हुए शिक्षक टीना छात्रों से कहती है कि वे अपने आसपास पक्षियों व उनकी विशेषताओं का अवलोकन करें। इस क्रियाकलाप का लक्ष्य है छात्रों में पक्षियों से संबंधित जानकारी का आधार विकसित करना, छात्रों में पक्षियों के बारे में ज्ञान का आधार विकसित करना या छात्रों में पक्षियों के प्रति रुचि विकसित करना। बिल्कुल, डेवलपमेंट इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट इन बर्ड्स, सी ऑप्शन। और इस तरीके से उनकी ऑब्जर्वेशन स्किल भी डेवलप होगी उनमें। वे मतलब ऑब्जर्व करके कुछ नया सीख पाएँ, अपने चारों तरफ जो उनके है उसे मतलब खुली आंखों से देख पाएँ, हाँ ये ऐसे है, और उन मतलब इस तरीके की स्किल, ऑब्जर्वेशन की स्किल डेवलप हो। तो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, सीमा एक ईवीएस अध्यापिका छात्रों को अपने आसपास की वस्तुओं को संग्रहित करने के लिए कहती है। मतलब जो उनके बच्चों के चारों तरफ जो चीज़ें हैं उनको संग्रहित करने के लिए कहती है। उन वस्तुओं जैसे धातु का पेन, स्टील की चम्मच, प्लास्टिक की चम्मच आदि को पानी की बाल्टी में डालकर देखें कि वे तैरती हैं अथवा डूबती हैं। ठीक है। छात्रों ने पूछा कि स्टील की चम्मच क्यों डूबी और प्लास्टिक की चम्मच क्यों तैरती रही। वे छात्रों को घनत्व के बारे में बताना आवश्यक नहीं समझती, क्योंकि वे घनत्व का प्रत्यय याद नहीं रख पाएंगे। वे घनत्व की वैकल्पिक अवधारणाएं बना लेंगे। बिल्कुल सही, ठीक है। यहाँ पे आपका पी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज ये हमने डिस्कस कर लिए हैं ईवीएस के 30 क्वेश्चन। आई होप आपकी समझ में आ गए होंगे, क्योंकि सीटेट में इस तरीके के क्वेश्चन ही बनते हैं। मतलब असर्शन रीज़न के क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, इसमें इस तरह के भी मतलब इंक्लूडेड हैं। तो आप अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, और एक मतलब जो मैंने बताया था कि थियोरी को आप सिर्फ सुन लीजिए ईवीएस की कोई वीडियो डाउनलोड करके, जो आपको ऐसा लगे कि आपके लिए बेनिफिशियल है, और मतलब कंप्लीट ईवीएस आपको एक वीडियो में मिल जाए अगर उसकी समरी, तो आप उसको सुन लीजिए डाउनलोड करके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।